Hello friends, welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 23rd August. So let's get started. And आज हम लोग यहाँ पर मेजरली तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे. फर्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू हेमा कमीशन कि जो हेमा पैनल बना था इसने क्या रिकमेंडेशन दिए उस चीज को लेकर. और दूसरा टॉपिक हम देखेंगे आज ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट ग्लॉक. और थर्ड टॉपिक हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स. तो ये तीनों टॉपिक हम इन डेप्थ कवर करेंगे. उसके अलावा जो भी यहाँ पर बाकी की न्यूज है. फर्स्ट इज कि यहाँ पर बांग्लादेश का कहना है कि त्रिपुरा से एक डैम से पानी रिलीज किया गया है जिस वजह से बांग्लादेश में फ्लड की सिचुएशन आई है. तो इस डैम का नाम है दुम्बुर डैम इन त्रिपुरा. ओके. इतनी बड़ी न्यूज नहीं है कि आपसे एग्जाम में पूछी जाए. डॉक्टर्स की प्रॉब्लम वगैरह को हम ऑलरेडी पिछले 2-3 सेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक टास्क फोर्स बनाई हुई है और उसी के बाद फिर यहाँ पे सभी ने स्ट्राइक अपनी वापस ले ली है. फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स ये सब चीजें पहले हम बात कर चुके हैं. CAA NRC क्या होती हैं. फॉरेन ट्रिब्यूनल्स. अब ये पावर आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे दी गई है. कितने सारे फॉरेन ट्रिब्यूनल्स हैं हमारे पास असम के रिस्पेक्ट में. सारी बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए कि इन लोगों ने क्या एक फाइंडिंग निकल के आई है दैट 43% ऑफ द फॉरेनर्स डिटेक्टेड बाय फॉरेनर ट्रिब्यूनल आर हिंदूज. यानी 43% हिंदूज हैं और बाकी 57 आर नॉन हिंदूज ऑल्सो. कि तो ऐसा नहीं है कि इट्स अ मैटर ऑफ हिंदू वर्सेस मुस्लिम. नो, इट्स नॉट दैट. बट आखिर ये 43% जो फॉरेनर्स हैं जो दूसरे देश से आए हिंदू, ये तो क्यों आए? मोस्टली बिकॉज ऑफ प्रोसिक्यूशन. क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश. इसलिए जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया गया, उस आई पर्सनली फील कि हाँ वो ठीक है, उसका आना जरूरी भी था. बट जो थोड़ी बहुत गलतियां हुई है इसमें, वो यही रही है मेजर तो कि तमिल जो हिंदूस आए थे श्रीलंका से, उनको यहाँ पर क्यों इंक्लूड नहीं किया गया? क्योंकि दैट रेजेस द सीरियस क्वेश्चन मार्क. क्योंकि ये भी काफी सारे श्रीलंकन तमिल हमारे यहाँ पर रेफ्यूजी की तरह रह रहे हैं आज भी. ओके. वो सब टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं. चलिए हम आते हैं आज के टॉपिक दैट इज हेमा पैनल. अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक प्रॉपर फ्लो चार्ट बना के दिया है कि हमें 3 डायमेंशन पे इस चीज को देखना है कि आखिर इस पैनल की हाइलाइट्स क्या रही हैं. ठीक है. लीगल फ्रेमवर्क क्या है विमेन की सेफ्टी के लिए और इसने अपनी तरफ से क्या रिकमेंडेशन दिए हुए हैं. ठीक है. तो ये फ्लो चार्ट जिस तरीके की मैं आपको दे रहा हूँ, बस अब आगे आपको फुल नोट्स भी दिए गए. जस्ट इनके अंडर में कीवर्ड्स लिखिए. हर संडे को जब न्यूज़पेपर डिस्कशन हम लोग नहीं करते हैं उस दिन रिवाइज कीजिए इसको और इस तरीके से आपके टॉपिक प्रिपेयर होते चले जाएंगे. ठीक है. हम मेंस 450 प्लस में भी टॉपिक देखते हैं. अराउंड वीक में 3 बार आता है. हम ब्रेन भी अब हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं उसको. कल हमने एक टॉपिक कवर किया था इसमें इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग. उसी तरीके से न्यूज़पेपर में ऑन एन एवरेज हम लोग डेली मिनिमम 3 टॉपिक तो डिटेल में कवर कर ही रहे हैं. राइट. तो ओवरऑल आपके करीब 9 to 10 टॉपिक्स हर वीक कवर हो रहे हैं इन डेप्थ. अगर आप उसके इस तरीके से फ्लो चार्ट बना के अपने रिवीजन के लिए तैयारी रखेंगे तो प्रीलिम्स के बाद आपको इसके बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे. आपके लगभग थ्रू आउट द ईयर अगर आपके पूरे वीक में अराउंड 10 टॉपिक्स तैयार हो रहे हैं तो आप जब तक 25 का मेंस आएगा तब तक 2 से 3 हजार टॉपिक्स इन सब इनिशिएटिव्स के मिला के तैयार हो चुके होंगे. राइट. बट वो चीज जब भी आपको देगी, अगर आप इस तरीके से नोट्स बनाओगे या PDF रख के सोचोगे कि हम पढ़ लेंगे, दैट्स नॉट गोना हैपन. इसको रेफर कीजिए. इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाइए और यहाँ पे सिर्फ एक एक दो दो कीवर्ड्स लिख लीजिए जो आपके काम आएंगे एग्जाम में. ओके. रिवीजन जितना शॉर्ट होगा, नोट्स जितने प्रिसाइज होंगे, उतने ही चांसेस ज्यादा बेटर होंगे कि आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर पाएंगे एंड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म भी कर पाएंगे. और ये सब आप रिकॉल भी कर पाओगे अच्छे से. अगर आप कहीं से बने बनाए फ्लो चार्ट ले लेते हो ऐसे, दैट इज नॉट गोना हेल्प यू. आप जो अपने खुद से बनाओगे पेपर फॉर्मेट में और एक टॉपिक 1 पेज या 1.5 पेज इतने में खत्म हो जाना चाहिए आपका. नोट्स उतने ही प्रिसाइज होने चाहिए आपके. ओके. और ये चीज ऐसे नहीं आएगी. ये चीज जब आएगी जब आप इसको बार बार पढ़ोगे, मेजोरिटी चीजें इसमें से याद रह जाए. आपको सिर्फ कीवर्ड्स लिखने पड़ेंगे आपको यहाँ पर अपने फ्लो चार्ट के साथ. ठीक है. तो चलिए पहले देखते हैं कि हाइलाइट्स क्या निकल के आई थी इस रिपोर्ट की. तो इन्होंने फर्स्ट थिंग निकल के आई थी जो यहाँ पे वो थी सेक्सुअल अब्यूज. ठीक है. दैट वाज द फर्स्ट थिंग, सेक्सुअल अब्यूज. यहाँ पे ये ब्लेम किया गया था कि अनवांटेड फिजिकल एडवांसेस डिमांड किए जा रहे थे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में फीमेल से. राइट. एंड इवन रेप के थ्रेट्स इस तरह की भी कंप्लेन्स आई थी. ओके. तो यहाँ पर कई लड़कियां जो होती हैं वो जनरली कॉम्प्रोमाइज के लिए एग्री कर जाती थी क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम ऑफ दिस कास्टिंग काउच. ठीक. कास्टिंग काउच इज दैट समवन डिमांडिंग सेक्सुअल फेवर्स फ्रॉम यू इन रिटर्न फॉर जॉब. और क्योंकि ऑब्वियसली एवरीवन नीड ए वर्क, एवरीवन नीड सम जॉब, तो
फिर इस तरीके से आपको कोर्स किया जाता था कि अगर आप ये कर सकते हैं तो ठीक है। ओके, और ऐसे आर्टिस्ट को टैग कर दिया जाता था कोऑपरेटिव आर्टिस्ट, कोऑपरेटिंग आर्टिस्ट। यानी कि इनडायरेक्टली यही है कि इस पर्टिकुलर आर्टिस्ट को कोऑपरेटिंग माना जाता है, तो इसको काम आगे भी इंडस्ट्री देती रहेगी, अलग अलग प्रोड्यूसर्स, अलग अलग डायरेक्टर्स, एक्टर्स उनको कास्ट करते रहेंगे। ओके, ये सब एक तरह की कोड वर्ड्स टाइप की चीजें हो जाती थी। ठीक है, कि ये कोड्स के थ्रू यूज होता था कि फलाना एक्ट्रेस है तो डज शी कम अंडर कोऑपरेटिंग आर्टिस्ट और नॉट। तो इनडायरेक्टली आप क्या जानना चाह रहे हो उससे, कि ये सेक्सुअल फेवर के लिए एग्री कर जाएगी या नहीं। देन सेफ्टी ऑन फिल्म सेट। ना फिल्म सेट पे वहां पे फीमेल्स ने एलिगेशन लगाई कि वी इवन अवॉइड ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज वहां पर फीमेल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट्स नहीं होते थे, और उनके अकॉर्डिंग किस टॉयलेट्स में इस तरह की चीजें, और हमारे साथ जो जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट होगा वहां पर एक ही कॉमन, स्पेशली जब आउटडोर शूटिंग होती है तब और बड़ा इशू होता है। फिर जब गर्ल्स उस टाइम अगर पीरियड्स पर है तो फिर सैनिटरी पैड्स वगैरह चेंज करना और ये सारे इश्यूज भी वहां पर आते हैं, तो कोई भी सेफ्टी नहीं प्रोवाइड की जाती है फिल्म सेट पर। सिमिलरली क्रिमिनल इन्फ्लुएंस। नाउ यहाँ पर चाहे ड्रग माफिया हो, लिकर माफिया हो, इन सब का इन्फ्लुएंस अच्छा खासा है। कि जैसे एक टाइम बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का डोमिनेंस हुआ करता था, इन लोगों ने कंप्लेन की कई बार ये ड्रग्स और शराब के नशे में आके हमारे डोर पर नॉक करने लगे थे, एंड वी नीड टू फील सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस। देन फियर ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग। अगर हम कॉपरेट नहीं करते हैं तो जनरली तो यहाँ पर ये होता था, कई बार ये लोग अपने पेरेंट्स या किसी फैमिली मेंबर को लेकर जाती थी सेट्स पे, फीमेल एक्ट्रेसेस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी टॉप एक्ट्रेसेस, बट जो थोड़े साइड वाइड रोल की होती हैं, ठीक है, कि इनसे भी इस तरह की चीजें डिमांड ना की जाए, इसलिए अपनी फैमिली या पेरेंट्स को अपने साथ लेके जाती थी। लेकिन अगर ये कॉपरेट नहीं भी करती हैं तो इसके बाद फिर इनके कॉन्सिक्वेंसेस के डर हो जाते थे, दैट आपको टैग कर दिया जाता था, दिस इज अ नॉन कोऑपरेटिंग एक्ट्रेस या आर्टिस्ट, और फिर उसमें उनको कोई भी वर्क पूरी इंडस्ट्री में कहीं भी एलोकेट नहीं किया जाता था। राइट, उसी तरीके से इनह्यूमन वर्किंग कंडीशन, ये चीज की हमने बात की थी जब ये टॉपिक हमने पहले कवर किया था, कि यहाँ पे जो जूनियर आर्टिस्ट हैं उनकी कंडीशन स्लेव से भी ज्यादा बदतर है। दे आर मेड टू वर्क ऑलमोस्ट 19 आवर्स, एंड उसके बाद उनकी जो पेमेंट भी होती है वो काफी डिले होके आती थी। एक तो लो पेमेंट और ऊपर से उसमें भी डिले, क्योंकि जो बीच के इंटरमीडिएट्स होते थे वही सारा बेनिफिट ले जाते थे। देन साइबर थ्रेट। कई बार आपकी इमेज को सोशल मीडिया पर शटर करने की कोशिश की जाती थी। ठीक है, पब्लिकली आपको थ्रेट किया जाता था कि हम आपकी इमेज आपको पूरा डिफेम कर देंगे, ताकि आप कहीं भी इंडस्ट्री में कोई भी काम नहीं कर पाओगी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ये है कि क्या यहाँ पे हमारे पास कोई लीगल फ्रेमवर्क है इस चीज को रोकने के लिए। तो हाँ, हमारे पास है। अब जो आईपीसी कोड हुआ करता था, जिसे अब भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, उसमें काफी सारे सेक्शन हैं, जैसे सेक्शन 354A। देखिए, एक दो सेक्शन याद होने भी चाहिए, तभी आपका आंसर बहुत इंप्रेसिव माना जाएगा, अदरवाइज फिर आपके आंसर वो बात नहीं आती, वो लेमन जैसा लगता है। ठीक है, सेक्शन 354A ये बार बार न्यूज़पेपर में आता ही है। ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो मैं आपको वही सेक्शन बता रहा हूँ जो बार बार आप न्यूज़पेपर में देखोगे भी, तो ये याद हो जाने चाहिए आपको। सेक्शन 354A सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्शन 509 इसमें ये कहता है दैट वर्ड, जेस्चर या आप ऐसा कोई भी एक्ट करते हो जो वुमेन की मॉडेस्टी को इंसल्ट करता है, ठीक है, वो सेक्शन 509 में आ जाएगा। उसी तरीके से आपका एक और होता है सेक्शन 354, ये बात करता है अबाउट द असॉल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरीच हर मॉडेस्टी। नीचे लिखा हुआ है सब कुछ नोट्स में, आपको उसमें लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये 3 सेक्शन एटलीस्ट आपको जरूर याद होने चाहिए वुमेन की सेफ्टी की जब बात आती है तो। ठीक है, भारत न्याय संहिता। नेक्स्ट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। ये सब विशाखा गाइडलाइन से निकल के आया था। फिर 2013 में इसके लिए प्रॉपर एक एक्ट इनेक्ट किया गया, और यहाँ पे कहा गया कि हर इंडस्ट्री, हर कंपनी को एस्टैब्लिश करनी होगी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, ताकि अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है किसी विमेन के साथ तो यहाँ पर कंप्लेन की जा सके उसकी। अब सिर्फ ये एस्टैब्लिश कर देने भर से कुछ नहीं होता, क्योंकि उसमें बैठे वही लोग होते हैं जो ऑलरेडी पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है? और अगर इसे बाई चांस कभी कोई अच्छा इंसान आ भी जाए जो सेंसिटिव है इन इश्यूज को लेके, तो उस पर भी प्रेशर बनता है, उस पर भी हर तरह का प्रेशर बनाया जाता है कि आप हमारे खिलाफ कंप्लेन को एड्रेस करोगे, तो उल्टा ये जो कंप्लेन करने वाली लड़की होती है इसको प्रेशर डाला जाता है अपनी कंप्लेन वापस ले लो, और जो चीज हो गई, ये दोबारा नहीं होगी, बस इतना श्योर किया जा सकता है आपको। ओके, बट उसको अल्टीमेटली कि वो जस्टिस नहीं मिलता है। नेक्स्ट इज इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट। ये सब हमारे डीपीएसपी के अंडर में हमने किया था। ठीक है, ये ट्रैफिकिंग की जाती है पेमेंट की
स्पेशली प्रोस्टिट्यूशन, रेड लाइट एरिया एंड ऑल दोज थिंग्स। उसी तरीके से पॉक्सो एक्ट है, जेंडर न्यूट्रल है। अगर आपने छोटे लड़के के साथ भी कुछ किया है तो भी इसमें हो सकता है। और अभी थोड़े दिन पहले हमने न्यूज़पेपर में क्या डिस्कस किया था, एक लड़की ने क्लेम किया था कि उसने किसी अंडर 18 लड़के के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया, तो उसने कहा था कि पेनिट्रेटिव सेक्स हुआ है बट आई एम अ फीमेल, तो मुझ पे ये वाले सेक्शन अप्लाई नहीं होने चाहिए बीइंग अ फीमेल। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में कहा था नो, डजेंट मैटर कि आप फीमेल हैं या मेल हैं, बट अगर आपने एक माइनर के साथ इस तरीके से पेनिट्रेटिव सेक्स भी किया है तो आप पर भी वो सेक्शन बिल्कुल लगेगा। उस तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, क्योंकि हमने ऊपर देखा कि डिजिटली सोशल मीडिया पर आपकी इमेज को शैटर करने की कोशिश की जाती है, तो आईटी एक्ट आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द पब्लिकेशन और ट्रांसमिशन ऑफ एनी ऑब्सेंस मटेरियल। एक टाइम था जब इस तरह से एमएमएस वगैरह बहुत ज्यादा आने लगे थे सोशल मीडियाज वगैरह पे, काफी टाइम पहले की बात है, ठीक है, ऑलमोस्ट अर्ली 2000s की, जब पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडीज के थ्रू काफी सारे लोग एमएमएस होटल्स वगैरह से बनने लगे थे। तब जाकर ये सब प्रोविजन किए गए कि अगर आप ऑनलाइन इस तरह की चीजें शेयर भी कर रहे हो, ट्रांसमिट भी कर रहे हो इधर उधर, तो आप भी उतने ही बड़े कल्प्रिट माने जाओगे जितने की वो बनाने वाला, ठीक है। सो यहाँ पे अब और फर्दर रिकमेंडेशन क्या है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, इसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। और अगर कोशिश की जाए, अगर हो सकता है तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंट लोगों को बैठाएं, ठीक है, जो कंपनी से ना जुड़े हों, जो किसी प्रेशर में ना आए। दूसरा, कई बार जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, यही जो ऊपर वाली बात है, जैसे आईसीसी में हम चाहते हैं इंडिपेंडेंट लोगों, उसी तरीके से इस तरह के जो भी केसेस हैं वो अगर किसी ट्रिब्यूनल में जाते हैं, जैसे कि आपकी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है, इनके अलग ही ट्रिब्यूनल्स होते हैं, वहां पे इस तरह के केस जाते हैं। तो अगर इस तरह की चीजें वहां जाती हैं तो मेक श्योर कि ये सारे ट्रायल इन कैमरा हो, राइट। प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाए विक्टिम की, उसकी आइडेंटिटी, उसका नाम वगैरह मीडिया में लीक ना किया जाए एटलीस्ट, राइट। थर्ड इज रिटन कंसेंट। नाउ इस सिनेमा इंडस्ट्री में जो भी आप एग्रीमेंट वगैरह कर रहे हो, जैसे मान लीजिए जूनियर आर्टिस्ट है, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ चलो चलो अपना काम करो, अभी ये फिल्म बनने के बाद फिर आपको इतना पेमेंट कर दिया जाएगा, रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। ये जूनियर आर्टिस्ट जनरली यही है कि इनका जितना भी सैलरी होती है, कई बार जो इंटरमीडिएरीज होते हैं वो खा जाते हैं, ठीक है, या फिर कई बार इनकी पेमेंट काफी डिले रहते हैं। उसी तरीके से अभी एक फिल्म बन रही थी, उसमें जूनियर आर्टिस्ट ने प्रोटेस्ट कर दिया था, आई थिंक हाउसफुल मूवी थी या हेरा फेरी का थर्ड पार्ट था। तो वहां पर जो जूनियर आर्टिस्ट की एसोसिएशन होते हैं, उन लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया था कि हमारी पेमेंट नहीं दी है इस प्रोडक्शन हाउस ने जो ये फिल्म प्रोड्यूस कर रहा है, सो हम लोग इसमें कॉपरेट नहीं करेंगे, राइट। दूसरा, विमेन एंड प्रोड्यूसर रोल। अब ऐसा देखिए, कोई गारंटी तो नहीं है कि अगर विमेन प्रोड्यूसर है तो फिर इस तरह के हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट टाइप की चीजें नहीं होंगी, तो तब भी हो सकती हैं। बट द थिंग इज कि हाँ चलो एक बार कोशिश तो की जाए, कि अभी तक हम जब भी प्रोड्यूसर्स वगैरह के नाम सुनते हैं जनरली हम मेल के ही नाम आते हैं। तो इसको एनकरेज करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम फंडिंग बेटर प्रोवाइड कर सकते हैं, कि अगर कोई फीमेल भी प्रोडक्शन हाउस अपना ओपन करना चाहती है तो हम उसको एक अच्छी फंडिंग प्रोवाइड कर सकें, ठीक है, अगर जरूरत है उसको तो मेंटरशिप भी प्रोवाइड कर सकें, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा विमेन प्रोड्यूसर रोल में आए, तो एटलीस्ट हैरेसमेंट के केसेस कंपैरेटिवली शायद थोड़े कम हो, राइट। तो ये है पूरा हमारा हेमा पैनल रिपोर्ट। ओके, यहाँ पे पूरे नोट्स हैं, आप एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां पे नोट डाउन कर सकते हैं। इंडिया पोलैंड, प्राइम मिनिस्टर हमारे पोलैंड और यूक्रेन की विजिट पर हैं, बट ऐसा कोई ज्यादा इम्पैक्टफुल बातें नहीं है, आई डोंट नो कि क्यों गए, बट ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर इन लोगों ने 5 ईयर एक्शन प्लान फॉर्मुलेट किया है, इंडिया एंड पोलैंड ने। अब देखिए, जब भी यूरोपियन कंट्रीज है ना, छोटी वाली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दो फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी सॉर्ट ऑफ, बट ये इनमें जनरली इनके साथ हम जो भी कॉपरेशन करते हैं ना, वो इसी टाइप का होता है, जैसे वाटर वाटर ट्रीटमेंट वगैरह को लेकर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, इस तरह की हम लोग इनके साथ पार्टनरशिप करना पसंद करते हैं। उसके अलावा स्पेस एंड कमर्शियल स्पेस इकोसिस्टम में हम लोग इनके साथ कुछ एग्रीमेंट्स करना पसंद करते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दीज आर दी कॉमन प्रायोरिटीज। बाकी ये क्लाइमेट चेंज, एनर्जी, ये सब तो फालतू के बोल बच्चे हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको अलग से याद रखना हो। बट ये बात ध्यान रखा कीजिए कि यूरोप में जब हम मेजर कंट्रीज के अलावा बाकी कंट्रीज की बात कर रहे हैं, तो हमारा जनरली थोड़ा सा इश्यूज इस तरह के होते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अर्बनाइजेशन, सिटी प्लानिंग, ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। बाकी इनकी विजिट में ऐसा कुछ इम्पैक्टफुल निकल के नहीं आया है जो हमें पढ़ने की जरूरत हो। वक्फ बिल, अभी इन लोग को कर लेने दो जो पॉइंट्स काउंटर करने हैं एक दूसरे पे, बाकी जब इसका ड्राफ्ट तैयार होके आएगा तब हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। बाकी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों जरूरी है इसमें चेंजेस। तो अमेंडमेंट जो करने की बात कर रही है गवर्नमेंट, वो ठीक है, अमेंडमेंट करो,
बट क्या एग्जैक्ट होंगे वो ड्राफ्ट बिल तैयार होने के बाद पता चलेगा। सेंटर विल स्टैब्लिश फैसिलिटीज फॉर मीडिया क्रिएटर्स। यहाँ पे सेंटर ने कहा है दैट इट इज वर्किंग ऑन एस्टैब्लिशिंग वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज इन इंडिया टू एनहांस द कैपेबिलिटीज ऑफ क्रिएटर्स इन द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर। बाकी मैंने गेमिंग इंडस्ट्री पे आपको प्रॉपर एक सेशन करवाया हुआ है। सेंटर स्टेट डिस्कस न्यू मैकेनिज्म टू गैदरिंग क्रॉप डेटा। ये हमने 3 दिन पहले बात की थी। डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे, ठीक है, एक क्रॉप एस्टिमेशन के लिए ये एक न्यू इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। इट एम्स टू एनहांस एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स विच विल हेल्प इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ट्रेड डिसीजन एंड एग्रीकल्चर प्लानिंग। ठीक है, इसकी बात हम लोग कर चुके हैं, 3 दिन पहले भी ये न्यूज में आया था। एनडीएमए टू मॉनिटर 189 हाई रिस्क ग्लेशियर लेक्स टू प्रिवेंट डिजास्टर। अब सिक्किम में हुआ था कुछ टाइम पहले, ठीक है, उत्तराखंड में होता रहता है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो उतना ही ज्यादा तेजी से मेल्ट कर रहे हैं। अब जो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो ये जो लेक्स उनके आगे पीछे बन जाते हैं। ठीक? अब ये इनमें ऐसा नहीं है कि इनको हमने कोई डैम कर रखा है, नहीं, ये मोरैंस वगैरह इकट्ठे होते रहते हैं, सेडिमेंट्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, और ये एक नेचुरल डैम जैसा बन जाता है और यहाँ पे पूरा पानी भरा होता है, ठीक है? और ये पूरा ग्लेशियर है आपका सपोज, तो ये ग्लेशियर मेल्ट होता रहेगा, ये पानी बढ़ता रहेगा और ये जो नेचुरल मोरैंस हैं, सेडिमेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी कमजोर हैं, इनको ब्रीच करके बर्स्ट हो जाएगा, राइट। और इस तरीके से आइडेंटिफाई किए एनडीएमए ने 189 हाई रिस्क ग्लेशियर लेक्स। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, अभी हम सारे डिस्कस करेंगे, बट एक सबसे आसान सॉल्यूशन है कि इस वाटर को पहले ही आप पंप आउट कर लीजिए। जब आपको लग रहा है कि समर्स आने वाले हैं और इसका वाटर ऑलरेडी ऊपर लेवल तक आ चुका है, तो मेजोरिटी पानी आप पंप आउट कर लीजिए, या फिर इसके मॉरेंस के नीचे से एक टनल बना दीजिए ताकि बस्ट आउट होने की नौबत ना आए। जब इसमें पानी बढ़े तो ये अपने आप निकल जाएगा। फॉलोइंग डिजास्टर्स इन्फ्लिक्टेड ओवर flowing glacial lakes, NDMA finalized the list of 189 high-risk glacial lakes for mitigation measures to reduce the risk emanating from them. इन्होंने यहाँ पे टीम कंस्टिट्यूट की थी टू इन्वेस्टिगेट दीज लेक्स एंड अटेम्प्ट्स, लेक लोवरिंग मेजर करने हमें ताकि पानी ऊपर से ना आए या इतना प्रेशर ना पड़े कि वो बर्स्ट आउट हो जाए, और एक बफर क्रिएट किया जा सके अगेंस्ट एनी ओवरफ्लो। सबसे डिजास्टर अभी हुआ था लोनाक लेक इन सिक्किम। नेशनल ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम अप्रूव किया गया बाय सेंटर, ठीक है, उसी में ये आइडेंटिफाई किए गए ऐसे लेक्स जो कि जिनकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये बर्स्ट हो सकते हैं, और कुल मिलाकर 7,500 ग्लेशियर लेक्स हैं हमारे यहाँ हिमालयन रीजन में। इनको मॉनिटर किया जाता है रिमोट सेंसिंग के थ्रू। फिजिकली जाना इतना आसान नहीं होता है ड्यू टू डिफिकल्ट टेरेन, बट फिर भी कोशिश तो करती हैं जाने की, ठीक है। बट मेजोरिटी हम लोग इनको जो ऑब्जर्व करते हैं वो थ्रू रिमोट सेंसिंग, ठीक है, जो कि एक 2D पिक्चर देता है, सिंथेटिक अपर्चर रडार, SAR, ठीक है, ये हमें एक 2 डायमेंशनल पिक्चर देता है उस जगह की, राइट। सो हाउएवर फुली असेसिंग देयर इम्पैक्ट इज ओनली पॉसिबल विद द साइट विजिट, बट द साइट विजिट इज डिफिकल्ट ओइंग टू द इनहॉस्पिटेबल टेरेन। अब ये जो हमारा प्रोग्राम लॉन्च किया सेंटर ने, इट एम्स एट डिटेल टेक्निकल हजार्ड असेसमेंट, इंस्टॉलिंग ऑटोमेटिव वेदर एंड वाटर लेवल मॉनिटरिंग स्टेशंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम एट द लेक एंड डाउनस्ट्रीम एरिया। तो चलिए इस टॉपिक को पूरा डिटेल में कवर करते हैं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट को। अगर मेंस में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, पहले ये समझ लीजिए, ठीक है। जैसे अभी ये ग्लेशियर का सरफेस है, ये कहाँ पे है, यहाँ तक है, लेकिन जैसे जैसे मेल्टिंग और बढ़ती जाएगी तो ये इसमें वाटर लेवल बढ़ता जाएगा और ये जो ग्लेशियर ये रिसीड करता जाएगा पीछे की तरफ, और जब वाटर लेवल बढ़ेगा तो ये जो अल्टीमेटली ये आप जो डैम देख रहे हैं वो डैम बनाया नहीं गया आर्टिफिशियल, ये सेडिमेंट्स के थ्रू ही अपने आप नेचुरल बैरियर बना हुआ है। बट जैसे जैसे वाटर लेवल बढ़ता जाएगा ये किसी ना किसी दिन ब्रीच हो जाएगा और एंड इट विल बर्स्ट आउट। अब इसमें से आप सोचिए कि अगर हम इसमें काफी सारा वाटर पंप आउट कर दें पहले ही, तो पॉसिबल है, ठीक है, कि हम इस वाटर का लेवल जो है ये इतना नीचे ले आए, काफी नीचे ले आए, तो इसके लिए हम पंप आउट करके काम कर सकते हैं। या फिर हम यहाँ से पहले से ही एक टनल बना के रखें, या थोड़ा सा और हाइट पे बना दें कि अगर वाटर इससे ऊपर आए तो फिर वो टनल के थ्रू निकलना शुरू हो जाए, ठीक है, बर्स्ट आउट होने की नौबत ना आए। तो ये कुछ तरीके हैं। चलिए पहले तो जान लेते हैं कि ग्लेशियल लेक्स क्या है एंड ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी कि ग्लॉक ये क्या है। ग्लेशियर लेक्स लाइक साउथ लोनाक लेक सिक्किम में था जो, these are large bodies of water that sit in front or on top or beneath of melting glacier, ठीक है, जैसे ये ग्लेशियर है तो ये इसके सामने भी हो सकते हैं। These glacier lakes are mostly dammed by unstable ice or sediment composed of loose rocks and debris। तो ये जो आप डैम देख रहे हैं ये कोई अलग से बनाया नहीं है कंक्रीट के थ्रू, ये इनकी ही डेब्रिस, लूज रॉक, सेडिमेंट्स इनके थ्रू नेचुरली बन जाता है, ठीक है।
देन ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ये क्या होते हैं? एज द ग्लेशियर लेक ग्रो लार्जर दे बिकम मोर डेंजरस बिकॉज दे आर डैम्ड बाय अनस्टेबल आइस और सेडिमेंट। ये सेडिमेंट बहुत कमजोर है, अनस्टेबल है, जैसे ही पानी ज्यादा बढ़ेगा ये ब्रेक हो जाएगा। दे आर कंपोज ऑफ लूज रॉक्स एंड डेब्रिस। व्हेन द बाउंड्री एरिया अराउंड दीज ग्लेशियर लेक्स ब्रेक, huge amount of water rush down the side of the mountain which causes flooding in the downstream area and this is called as cloud। राइट, तो ये डेफिनेशन मैंने आपको सिर्फ इसलिए दी है क्योंकि जब भी इस पे क्वेश्चन आएगा तो आपके पहले से एक रेडीमेड डेफिनेशन होनी चाहिए। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। उत्तराखंड केदारनाथ फ्लड 2013 में, ये भी ग्लोव की वजह से ही हुआ था। ओके, और दूसरा उत्तराखंड के ही चमोली डिस्ट्रिक्ट में आया था नंदा देवी ग्लेशियर की वजह से। ऑलराइट, तो ये है हमारा फ्लो चार्ट, इसमें देखते हैं हम लोग। नाउ व्हाट आर द रीजंस? फर्स्ट रीजन इज मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। टेम्परेचर राइज कर रहा है, ठीक, उस वजह से वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है। सो वाटर का जब वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ जाता है तो इट पुट्स ए प्रेशर ऑन दिस बाउंड्री जो सेडिमेंट से बनी हुई है, right? और अल्टीमेटली ये सब अनस्टेबल है तो ये ब्रेक हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। सेकेंड इज एक्सट्रीम मेट्रोलॉजिकल इवेंट्स। अब आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा कि आप आइस हमारी फ्रीज होती रहती है, ठीक है, और हम ग्लेशियर्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे सपोज कीजिए रॉक कैबन है, ठीक है, इसके बीच में पानी भर गया, तो ये आपने लक्ष्मीकांत में जरूर पढ़ा होगा, सॉरी नॉट लक्ष्मीकांत, जीसी लियांग में। जब ये ठंडियों में ये फ्रीज होगी तो इट विल एक्सर्ट ए प्रेशर, तो ये गैप और बढ़ेगा। ठीक है, फिर जब वाटर हो जाएगा तो ये वापस से कॉन्ट्रैक्ट होगा और इस तरीके से ये जो रॉक एरिया है ये वाला, ठीक है, सपोज ये कोई माउंटेन है छोटा सा, ठीक है, तो ये अल्टीमेटली ब्रेक हो जाएगा पूरा और ये पूरा का पूरा पानी निकल के लेक में आ जाएगा। ओके, तो इसे कहते हैं हम एक्सट्रीम मेट्रोलॉजिकल इवेंट्स, यानी कि ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो उस टाइम वाटर वार्म होगा और फिर ठंडी पड़ेगी तो वो फ्रीज होगा। राइट, सिमिलरली एंथ्रोपोजेनिक रीजंस, तो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के बनाने के लिए जो माउंटेन्स को ब्रेक करते हैं, उसमें जो माइनिंग वगैरह करते हैं, वो सब भी रीजन होते हैं। और ये जो चमोली में जो हुआ था, चमोली ग्लॉक ऊपर जो हमने अभी बताया आपको 2021 का, ये मल्टीपल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की वजह से ही हुआ था। ठीक है, तो प्रॉपर जब हम लोग एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं करते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सैंक्शन करते रहते हैं तब इस तरह की चीजें होती हैं। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, तो अब हैवी रेन अपनी जगह एक रीजन कई बार ये हो जाती है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज से टेम्परेचर बढ़ गया वो भी एक रीजन है। एट द सेम टाइम क्लाउड बर्स्ट हो जाते हैं कई बार, क्लाउड बर्स्ट की वजह से भी यहाँ पर इस तरह के इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं। कई बार वोल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से, हमारे हिमालयन रीजन ऐसा नहीं है कि वोल्केनिक एक्टिविटीज वहाँ हो नहीं सकती, हो सकती हैं, ठीक है, बट मोस्टली सब कुछ डॉर्मेंट है, कभी हुई होंगी किसी जमाने में। बट ओवरऑल वर्ल्ड ओवर की अगर हम बात करें तो हाँ, जहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं वहाँ पे चांसेस है कि ग्लेशियर्स और तेजी से मेल्ट कर जाते हैं, ग्लेशियर्स मेल्टिंग और ज्यादा होती है वहाँ पे। ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैराइन एम्बैंकमेंट्स, अब ये सब सेडिमेंट्स हैं, बहुत कमजोर होते हैं, लूज होते हैं, तो ये इजिली ब्रेक हो जाते हैं। कई बार एवलांची आ जाते हैं, अर्थक्वेक आ जाते हैं, उस वजह से भी ये जो डैम होते हैं ये बर्स्ट आउट हो जाते हैं। ओके, तो सब कुछ इजी इजी रीजंस हैं, बिल्कुल एकदम बेसिक, कोई याद करने की भी जरूरत नहीं है, इजिली आप लिख सकते हो उन्हें। ऑलराइट, नेक्स्ट इज मेजर्स क्या है इनको प्रिवेंट करने के लिए। तो एक तो हमने ऊपर देखा एनडीएमए की गाइडलाइन, ठीक है, उसने क्या किया, आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई द पोटेंशियली डेंजरस लेक्स, उसने आइडेंटिफाई कर लिए 189 ऐसे लेक्स जो कि जिनके हाई चांसेस हैं कि यहाँ पर कभी भी ग्लोव के इंसिडेंट्स हो सकते हैं। राइट, तो ये वाला तो कम से कम एटलीस्ट दिस पार्ट इज डन बाय द गवर्नमेंट। दूसरा, हम लोग टेक्नोलॉजी का और बेटर यूज कर सकते हैं इसमें, जैसे सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है, ये आपको 2D इमेज बना के देता है उस जगह की, तो हम यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं क्या वाटर बॉडी में कोई चेंजेस हो रहे हैं, चेंजेस इन वाटर बॉडी, ओके, स्पेशली इन मानसून मंथ्स। तो ये सब हम लोग वहाँ पे ट्रैक रख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं उस हिसाब से। नेक्स्ट इज चैनल आउट द पोटेंशियल फ्लड, जो मैंने आपसे कहा कि जब भी आपको लगे कि यहाँ पे इस वक्त बारिश ज्यादा हो रही है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, ग्लेशियर मेल्टिंग ज्यादा हो रही है, तो जस्ट पंप आउट द एक्स्ट्रा वाटर, ठीक है, शिफन आउट द एक्स्ट्रा वाटर, ठीक है, या फिर आप एक टनल बना दीजिए यहाँ पर, ये जो मोरैन बैरियर्स हैं, डैम जो बना हुआ है नेचुरल, उसके नीचे से, ताकि ये एक्स्ट्रा वाटर पहले ही निकल जाए। अगर वाटर लेवल अब बढ़ेगा भी तो एटलीस्ट वो बस्ट आउट नहीं होगा। और ये सबसे इजी मेथड है करने का, सबसे इजी मेथड है। एनहांसमेंट ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम,
तो हम लोग यहाँ पे इस तरह के सेंसर्स वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, हम लोग ड्रोन्स के थ्रू भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऑन साइट विजिट करना तो पॉसिबल नहीं होता है हिमालयन रीजन में सभी जगह पर। ओके, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम को और ज्यादा एनहांस कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव अलार्म सिस्टम डेवलप कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके जैसे डेंजर वगैरह हो तो हम लोग इमीडिएट इवैक्यूएशन कर सके वहां से लोगों का। डेवलपमेंट ऑफ यूनिफॉर्म कोड फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। अब क्योंकि जब तक ये एंथ्रोपोजेनिक केसेस रहेंगे, ये रोकना तो इंसान के ही हाथ में है ना। तो बेटर है कि आप एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बेटर कीजिए। सिर्फ ये मत देखिए कि आज डैम बन रहा है तो इस पे क्या इम्पैक्ट आएंगे। ओवर द ईयर भी जब पानी इकट्ठा होता है किसी डैम पर, तो उसका प्रेशर पड़ने लगता है इस चीज पर। ठीक है, और फिर हो सकता है कि 10 साल बाद वहां पे कोई रीजन आए, जैसे कि अभी हमने बद्रीनाथ में देखा था जोशीमठ में जब लैंड सिंक कर गया था। राइट, उसका वही रीजन था। कई बार हम रोड्स काट देते हैं, हम देखते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है, रोड बना सकते हैं यहाँ पे, बट पता चलता है कि कुछ साल बाद बारिश होती रही, पानी अंदर और बैठता रहा, और उसके बाद वो सब कुछ स्लाइड मार गया। ठीक है, तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हमारा लॉन्ग टर्म को देखकर होना चाहिए कि इसका असर अगले 10, 20, 30 साल में क्या असर पड़ेगा इस प्रोजेक्ट का। एंड अल्टीमेटली ट्रेनिंग दी लोकल मैन पावर लाइक आईटीबीपी। ठीक है, ये वहीं तैनात रहती है, आर्मी हमारी। ठीक है, इनको लोकल मैन पावर की जरूरत पड़ेगी बिकॉज दे नो बेटर, और उनको एक और आइडिया बहुत बेटर होता है कि किस तरीके से यहाँ से रेस्क्यू करना है हमें। ओके, और आर्मी वगैरह वहां पहुंचे उससे पहले ही अगर लोकल्स के पास ही वो ट्रेनिंग हो कि हमें किस तरीके से यहाँ पे सब कुछ रेस्क्यू करना है, तो वो बेटर इमीडिएट स्टेप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स मैं आपको लिख देता हूँ, बट अल्टीमेटली मैं आपको खुद कहता हूँ कि आप 4-5 याद रखिए, उतना काफी है। ओके, तो ग्लोव से आगे बढ़ते हैं। वैक्सीन ड्राइव पोलियो हमने डिटेल में कवर कर लिया था कल। ठीक है, तो इसमें नहीं जाएंगे। डेथ एट वर्क। अब होता क्या है कि हम लोग क्या बनाना चाहते हैं कि आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है हमें, बट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं कि चलिए इंस्पेक्शन वगैरह के काम कम होंगे, आप आइए हमारे एसईजी में इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ पे आपको इंस्पेक्शन वगैरह ज्यादा करने नहीं आते हैं हम लोग। ठीक है, आपको हर चीज में थोड़ी सी लीनियंसी दी जाएगी। बट इसी चक्कर में इंस्पेक्शन ना करके अब कंपनीज क्या करती हैं कि अपने सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर बहुत बहुत लैक्स हो जाती हैं अपने सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर। ठीक है, मशीनें पुरानी हैं, कई बार हजार्डस डेंजरस मशीन की फेंसिंग नहीं की है आपने, कई बार आपने केमिकल और हजार्डस मटेरियल जो है उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं कर रहे हो, आपकी मैन पावर उतनी ट्रेन नहीं है जो इन हजार्डस केमिकल को ट्रेन कर सके। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के चक्कर में हम लोग कॉम्प्रोमाइज किससे कर जाते हैं, सेफ्टी से। ऐसा ही कुछ हुआ है आंध्र प्रदेश में। द ब्लास्ट एट द फार्मा कंपनी जो कि लोकेटेड थी इन अच्युतपुरम स्पेशल इकोनॉमिक जोन एसईजी इन आंध्र प्रदेश, दिस इज द वर्स्ट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट इन द रीजन इन रिसेंट टाइम। ये बाकी मैं जहां से आता हूँ वहां तो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई है बहुत बड़ी। ठीक, तो उसके बाद ही वो सब हम लोग एक्ट लेकर आए थे, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एंड ऑल दोस थिंग्स। तो और इससे पहले भी एक और इंसिडेंट हो चुका था एक केमिकल फैक्ट्री में इसी एसईजी में। तो ये दिखाता है कि हमने बिजनेस को इजी करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या किया है, हमने सेफ्टी नॉर्म्स को बहुत ज्यादा लैक्स कर दिया है। हमने सेल्फ भी छोड़ दिया कंपनियों की, आप सेल्फ ही अपने आप को डिक्लेयर कर दो कि आपके यहाँ सेफ्टी नॉर्म्स कैसे हैं। ठीक है, हम नहीं आएंगे इंस्पेक्शन करने। ठीक है, दिस अच्युतपुरम एसईजी इज स्टेट्स लार्जेस्ट एसईजी। Now, this raises a serious question about the state of industrial safety in Andhra Pradesh, more specifically in the SEZ. तो सेफ्टी स्टैंडर्ड बहुत पुअर है। Now, their डिमांड, अब यहाँ पर जो एक्टिविस्ट और ट्रेड यूनियंस है वो डिमांड कर रहे हैं इमीडिएट एंड थॉरो सेफ्टी ऑडिट ऑफ ऑल यूनिट्स इन दी एसईजी। एक की कंप्लेंट इज कि यहाँ पे एग्जाम्पशन दिया गया गवर्नमेंट द्वारा फ्रॉम इंस्पेक्शन to these units in SEZ and export processing zone in 2016 order that brought into force the system of online inspection। तो अब साइट पे विजिट नहीं करते इंस्पेक्टर्स, वहीं से ऑनलाइन इंस्पेक्शन हो जाता है। Now this exemption will apparently apply to high risk ones also like pharma industries, ठीक है, chemical industries. Another is exemption from the inspection given to medium risk industries which can self certify। वो खुद ही अब आपको दिख रहा है कि ये रिस्क वाली इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे भी आपने कह दिया कि ठीक है आप सेल्फ सर्टिफाई कर लेना खुद को। तो फिर हर कंपनी तो अपना प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा चाहती है ना, उसे क्या करना है सेफ्टी नॉर्म से, हादसा होगा तब देखा जाएगा। Industries which can self-certify based on third-party audits regarding compliance with the safety norms। अब गवर्नमेंट ने ये मूव्स क्यों लिए थे, टू फैसिलिटेट द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि हम आपको अननेसेसरीली, वरना इंस्पेक्शन करने आते हैं तो कुछ ना कुछ ब्राइब, कुछ हैरेसमेंट, इस तरह की चीजें होती है, तो फिर वो लोग कहते हैं हमें बिजनेस करने नहीं दिया जा रहा है।
but without necessarily improving the safety. The series of accidents called for a broader probe, including in SEZ in Andhra Pradesh, swift delivery of justice by punishing the non-compliance of norms, and the award of punitive damages will be deterred against ignoring safety. तो इस टॉपिक को हम पूरा डिटेल में कवर करेंगे, इंडस्ट्रियल सेफ्टी को। और रीजंस क्या हैं? सबसे पहला रीजन कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि आउटडेटेड मशीनरीज यूज करते हो आप लोग, इस वजह से हादसे हो जाते हैं कई बार। आउटडेटेड मशीनरी, ठीक, आप उनका रेगुलर मेंटेनेंस नहीं करते हो। अब इंस्पेक्टर्स तो चेक करने आ नहीं रहे हैं, आपके ऊपर ही छोड़ा हुआ है और आप उसको पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर रहे हो, ठीक है। रेगुलर मेंटेनेंस नहीं कर रहे हो, अपग्रेड नहीं करते हो अपनी मशीनरीज को, और अल्टीमेटली क्या होता है? एक्सीडेंट्स। सो फर्स्ट रीजन इज एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकेंड इज रेगुलेटरी गैप्स। रेगुलेटरी गैप्स यानी कि आपने एग्जेम्पशन दे दिया, आपने कहा कि आप सेल्फ डिक्लेयर कर लीजिए खुद को कि आपके सेफ्टी नॉर्म्स कैसे हैं, आप सेल्फ डिक्लेरेशन कर लीजिए, ठीक है। इंस्पेक्शन करने नहीं जा रहे हैं आप, तो अल्टीमेटली फिर वो सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ सेफ्टी कल्चर, क्योंकि हर कंपनी का गोल सिंपल सा रहता है, दैट वी वांट वी फोकस मोर ऑन द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं रादर देन सेफ्टी प्रोटोकॉल। उनको वो ठीक से इंप्लीमेंट करने पे ध्यान नहीं देते हैं, और ना ही इनके वर्कर्स के पास उतनी ट्रेनिंग होती है। ये सिर्फ लोकल वर्कर हायर कर लिया, दे डोंट हैव द ट्रेनिंग हाउ टू हैंडल द हजार्डस वेस्ट, या फिर हाउ टू हैंडल द केमिकल्स, स्पेशली द इनफ्लेमेबल वंस, राइट। इसके अलावा इनसफिशिएंट मॉनिटरिंग एंड ऑडिट, ठीक है। जैसे आंध्र प्रदेश का केस आप कोट कर सकते हैं यहाँ पे, जो अभी हमने पढ़ा कि किस तरीके से आपने ईज ऑफ डूइंग के नाम पे उनको उनकी मॉनिटरिंग ऑडिटिंग कुछ भी ठीक से नहीं करवाई। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, दिस इज द प्रॉब्लम कि ये अब जैसे हमने ऊपर देखा इसी एसएससी में ये दूसरा केस है, तो क्यों रिपीट हो रहे हैं ये सब? ठीक है, क्योंकि आपने कभी कोई अकाउंटेबिलिटी एड्रेस ही नहीं की, किसी को उसके लिए उसके अगेंस्ट प्यूनिटिव एक्शन लिया ही नहीं गया, ठीक है। थोड़े टाइम के लिए आप शट डाउन कर देते हो यूनिट, थोड़े टाइम बाद फिर से चालू हो जाती है। जैसे आज बेसमेंट में वापस से कोचिंग, लाइब्रेरीज और जिम स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। दोपहर में नहीं चलाते हैं, सुबह 10 बजे से पहले चलाते हैं जिम वगैरह, और फिर शाम को चलाते हैं 6 बजे से, बट चल रहा है बेसमेंट में फिर से, वो ट्रेजेडी होने के बाद भी। दूसरा, कोई इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान नहीं है कि अगर इस तरीके की ट्रेजेडी आ गई तो कैसे हमें इसको रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। और अल्टीमेटली होता है क्या? वर्कर्स की डेथ। दूसरा, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। कई बार हम लोग फैक्ट्रीज ऐसी जगह भी लोकेटेड होती है दैट जहाँ पे रीजन ऑलरेडी एनवायरमेंटली सेंसिटिव है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है, तो इसमें रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है डिजास्टर्स का, इन केस ऑफ कि अगर वहाँ पे हैवी रेनफॉल हो जाए बहुत ज्यादा, या अर्थक्वेक आ जाए माइनर सा, तो भी ये सब हैजार्डस इंडस्ट्रीज का पूरा जो केमिकल है वो सब वहां चला जाता है। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो व्हाट आर दी रेगुलेशंस? क्या हमारे पास इसके लिए कोई रेगुलेशन है? हाँ, हमारे पास बहुत सारे रेगुलेशन है। इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट वन है फैक्ट्री एक्ट 1948। अब ये सब कोड बिल वगैरह में कोड जो लागू होने वाले हैं चारों, उनमें मर्ज हो जाएगा। वो सारे कोड मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ ऑलरेडी। इसमें बातें की गई हैं यहाँ पे अबाउट द सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ द वर्कर्स, ठीक है। यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स की भी बात की गई है इस एक्ट में कि आपको क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने हैं। जैसे अगर हजार्डस मशीन है तो उसको फेंस कर दीजिए, ठीक है, ताकि महिलाएं या फिर जो थोड़े से न्यू वर्कर्स हैं वो उसके पास ना जाएं, कोई एक्सपर्ट आदमी ही उसको रन करे, राइट। यहीं पे मेजर्स रखे गए हैं कि आपकी जो हैजार्डस सब्सटेंसेस हैं उनको किस तरीके से हैंडल करना है, स्पेशली इन फार्मा कंपनीज, हैजार्डस केमिकल्स, ठीक है। उसके अलावा वर्कर्स की ट्रेनिंग के भी नॉर्म्स हैं यहाँ पे कि किस तरीके से उनको हैंडल करना है ये सब चीजें, बट उसके बाद भी इस तरह के हादसे हो रहे हैं। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी के ही रिस्पॉन्स में आया था। अधिकतर चीजें जो भी आती है ना वो किसी ना किसी ट्रेजेडी के रिस्पॉन्स में ही आती है। जैसे निर्भया गैंगरेप केस के बाद वो नॉर्म्स आए थे कि हम स्ट्रिक्ट करेंगे पनिशमेंट, बट उसके बाद भी कोई चीज ज्यादा चेंज नहीं हुई है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी एक लेजिस्लेशन था। इसने भी कहा था कि हम ऐसी जगह पर हैजार्डस केमिकल्स फैक्ट्रीज नहीं लगाएंगे जो एरियाज इकोलॉजिकली सेंसिटिव हैं। ठीक है, और अगर ऐसी कोई इंडस्ट्रीज ऑलरेडी चल भी रही हैं तो यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होगा इनका। उसके अलावा कि आपकी जो भी हैजार्डस वेस्ट वगैरह निकल रहे हैं,
ओके, उनका उनका प्रॉपर आपको हैंडलिंग करनी होगी। या आप ऐसा नहीं कि आपने अपने केमिकल्स रिवर में डाल दिए और वो पूरा यूट्रोफिकेशन एंड ऑल दोस थिंग्स। दूसरा, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, दैट मीन्स कि हर कंपनी को यहाँ पर मैंडेटरी इंश्योरेंस लेना होगा, ताकि अगर कल को कोई हादसा हो जाता है और आपको यहाँ पर कंसिस्टेंटली एनवायरमेंट रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूशन भी देना होगा। ठीक है, ताकि अगर कोई हो जाता है ट्रेजेडी तो लोगों को इमीडिएट रिलीफ या कह लीजिए कंपनसेशन प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो हम लोग ये पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट भी लेकर आए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, वो भी वही बात करता है, वो एग्जैक्टली केसेस हैंडल करता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड, कि अगर कोई भी इंडस्ट्रियल डिजास्टर हो रहा है, ठीक है, तो फिर वहां पे जो लोग हैं उनको कंपेंसेशन दिलवाने का काम कौन करता है? एनजीटी। सिमिलरली एक्सप्लोसिव एक्ट है 1884, पेट्रोलियम एक्ट है 1934। ये बात करता है अबाउट द रेगुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस। ठीक है, ताकि कोई ऐसी आदमी अनट्रेन आदमी हैंडल ना करे जिससे ये डिजास्टर हो सके। बाकी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है हमारा 2005 का, वो तो काफी ज्यादा न्यूज में, और उसने आइडेंटिफाई किया भी अभी 189 लाइक लेक्स को, तो वो ये सारी चीज के डिजास्टर वगैरह देखता है। और इसी के अंडर में हमने बनाई है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जहाँ पे हमने प्रॉपर एक कार्डर तैयार किया है स्पेशली जो डिजास्टर को लेकर रिस्पॉन्ड कर सकता है। और ये सभी लेवल पर है, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर भी प्लान बनाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी प्लान बनाया जाता है। ओके, इसके अलावा बाकी हम लोग मेजर्स क्या ले सकते हैं, तो ऊपर जो हमने कॉजेज पढ़े हैं बस उसी को रिवर्स करके लिख दो, प्रिवेंशन मेजर में आ जाएगा। मॉडर्नाइज कीजिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, टाइमली अपनी मशीन्स को अपग्रेड कीजिए, मेंटेनेंस कीजिए, उनका रेगुलेशंस को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। रेगुलेशन बहुत सारे हैं, इतने सारे बना रखे हमने, लेकिन स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। सेफ्टी कल्चर प्रमोट करना होगा हमें, रेगुलर ऑडिट एंड इंस्पेक्शन होना चाहिए इनका। ठीक है, ये जो आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे दिया है, इट इज नॉट नॉट गुड थिंग। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर कोई डिजास्टर हो गया तो हु इज अकाउंटेबल। ठीक है, फिर ट्रांसपेरेंटली जस्टिस दिखनी चाहिए लोगों को, ताकि दूसरे लोग डेटर हों किस तरह से नेग्लिजेंस नहीं करना है हमें, एंड इम्प्रूविंग द इमरजेंसी रिस्पॉन्स। राइट, तो ये सब पॉइंट मैंने नीचे नोट्स में आपको दे दिए हैं। आगे चलते हैं हम लोग। सेंट्रल लॉ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ केयर वगैरह, आई थिंक हम इस पर बहुत ज्यादा बात ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल लॉ बनाने की बात आ ही नहीं रही है, क्योंकि सेंटर ने आउटराइटली मना कर दिया है कि हम ऐसा कोई लॉ बनाने के मूड में नहीं है। ओके, और उनका वैसे भी ये कहना है कि हेल्थ एंड लॉ एंड ऑर्डर ये सब स्टेट सब्जेक्ट हैं, लॉ एंड ऑर्डर एंड हेल्थ। ठीक है, तो इस पे हमें लॉ बनाने की जरूरत नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट्स के लॉ ऑलरेडी बने हुए हैं। ऑन गोइंग इंडियन स्पेस मिशन, काफी सारे मिशन चल रहे हैं, जैसे आदित्य L1 हमने लॉन्च किया था। ये सन को स्टडी कर रहा है, लैग्रांज पॉइंट 1 पे स्टेशन है ये स्टडी कर रहा है सोलर स्टॉर्म्स को। दूसरा गगनयान, यहाँ पे हमने टेस्ट व्हीकल लॉन्च किया था, जिसमें हमने विकास इंजन को ही मॉडिफाई करके यूज किया है यहाँ पर। ठीक है, तो पहला मिशन तो अबॉर्ट हो गया था, ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में यूज होगा। यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट की इसरो ने अपनी कैपेबिलिटी ऑफ क्रू एस्केप सिस्टम, कि अगर कल को कोई प्रॉब्लम आती है उसमें, तो जो मॉड्यूल होगा जिसमें लोग बैठे होंगे उसको एस्केप हम वहां से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं रॉकेट से। ठीक है, तो वो भी हमने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया। एक्सपोसेट सैटेलाइट, ये नासा का जो है आईपैक्स, इसके बाद दिस इज सेकंड सच स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है, पहली नासा की है, दूसरी हमारी है। X-ray polarimeter satellites. It will study how radiation from various celestial objects is polarized. एक और ये है इनसैट 3DS, तो ये मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स हैं। ये हमने जीएसएलवी के थ्रू लॉन्च की थी, क्योंकि हम यहाँ पे प्रूव करना चाहते थे अपने जीएसएलवी व्हीकल की क्रेडिबिलिटी को। और ये इसी को हम लोग यूज करेंगे फॉर निसार मिशन, जो कि एक्सपेक्टेड है कि शायद अगले साल लॉन्च होगा, इंडिया और यूएसए का है। नेक्स्ट इज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल कॉल्ड पुष्पक। इसने 2 लैंडिंग करके दिखाई है। अब देखिए, जैसे एरोप्लेन होते हैं, टेक ऑफ करते हैं, जाते हैं, वापस लैंड कर जाते हैं, फिर दोबारा रीयूज हो सकते हैं। ठीक, लेकिन रॉकेट के केस में ऐसा नहीं होता। आपने एक बार लॉन्च किया, उसने कोई सैटेलाइट लॉन्च की, उसके बाद ये पूरा खराब होकर समंदर में गिर जाएगा एंड वन टाइम यूज है, तो इससे कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। हम ऐसे रॉकेट्स बनाना चाहते हैं जो ऊपर जाएंगे, सैटेलाइट स्टेशन करेंगे और वापस लैंड कर जाएंगे एक एरोप्लेन की तरह, ताकि हम इसको रीयूज कर सके बार बार और कॉस्ट कम आए। तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की भी हमने 2 लैंडिंग सक्सेसफुली करवा चुके हैं। ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, थोड़े दिन पहले भी हमने बात की थी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बहुत इजी है उसको असेंबल करना। ठीक है, विद इन 4-5 डेज हम इसको असेंबल कर सकते हैं, और स्मॉल सैटेलाइट का मार्केट बढ़ रहा है, कमर्शियल मार्केट, तो हम उसको टैप करना चाहते हैं।
और इसरो ने यहाँ पे डिक्लेयर भी किया कि यस नाउ SSLV डेवलपमेंट इज कंप्लीट एंड देयर इज अ ग्रीन लाइट फॉर इट्स ट्रांसफर टू इंडस्ट्री। अब ये प्राइवेट इंडस्ट्री को दे दिया जाएगा, वो लोग करेंगे लॉन्चिंग वगैरह का काम। इसरो के रोड मैप की बात करें तो इसरो ने अपने सारे ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो थी रॉकेट वगैरह, सैटेलाइट लॉन्चिंग एंड ऑल, ये सब काम दे दिया है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को, NSIL को। ठीक है, अब इसरो अपना पूरा फोकस करेगा सिर्फ रिसर्च वर्क पे। और 2025 ईयर का इसने रोड मैप भी बना के दिया है टिल 2047। इन्होंने कहा है कि हम इंसान को चांद पे उतारना चाहते हैं बाय 2040। ठीक है, दूसरा एक क्रूड लोनार मिशन और सैंपल रिटर्न मिशन भी भेजना चाहते हैं मून के सरफेस पर पहले, और डॉकिंग विद नासा लूनार गेटवे यानी कि आर्टेमिस प्रोग्राम, जिसमें इंसान वापस भेजा जाएगा चांद पे, एंड बिल्डिंग मून हैबिटाट्स, मून पे अगर हैबिटेट बनाए जा सकते हैं। तो ये सब अगले 25 ईयर का रोड मैप है इंडिया के इसरो का। फिलहाल हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स जिनको नाम दिया जाएगा गगन यात्री, इनकी ट्रेनिंग चल रही है। थोड़ी हमने रशिया की मदद से भी की है, थोड़ी यूएसए की मदद से भी। इसके अलावा इंडिया का खुद का प्लान है कि हम अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना पाए, दैट इज भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल बनाने की बात की जा रही है, क्योंकि इवन GSLV Mark 3, ठीक है, वो भी उतना पावरफुल नहीं है कि वो भी सबसे ज्यादा हैवी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सके, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल बनाना चाहते हैं जिसका नाम यही होगा NGLV। ओके, ए न्यू लॉन्च व्हीकल दैट कैन डिलीवर हैवियर पेलोड्स पर लॉन्च देन PSLV और GSLV। ISRO has planned NGLV to be three-stage launch vehicle powered by a semi-cryogenic engine, a liquid engine and a cryogenic engine। तो ये जो नया वाला रॉकेट बनेगा इसमें कोई सॉलिड स्टेज नहीं होगी। ठीक है, एक सेमी क्रायोजेनिक, उसके बाद सेकंड वाली लिक्विड एंड थर्ड वाली क्रायोजेनिक। एंड PSLV इज ऑलरेडी अंडर प्रोडक्शन बाय द प्राइवेट कंसोर्टियम। अब PSLV को प्राइवेट कंपनीज बना रही हैं। इसरो वैसे भी उसको अब अपनी तरफ से डिसकंटिन्यू कर देगा, PSLV यूज नहीं करेगा वो आगे चल के। इसरो इज फोकसिंग ऑन रिसर्च बिकॉज NSIL हैज बीन टास्क्ड विद कंडक्टिंग मिशंस एंड कमर्शियल एक्टिविटीज। और काफी सारे प्राइवेट स्टार्टअप्स भी आए, जैसे वहां पर यूएसए में काफी ज्यादा चलते हैं। इस तरीके से दो तीन नाम याद रख लीजिए जो आप आंसर में कोट कर सकते हैं कि प्राइवेट इंडस्ट्री अब स्पेस सेक्टर में तेजी से आ रही है, जैसे अग्निकुल कॉस्मोस, स्काई रूट एरोस्पेस, इसी ने विक्रम एस रॉकेट लॉन्च किया था। ठीक है, और ध्रुव स्पेस, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, ये चार नाम काफी हैं, एक दो भी याद रख लोगे ठीक है। ठीक है, इन स्पेस ये अब पूरी तरीके से इंडिया के स्पेस सेक्टर को रेगुलेट करेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने FDI के नॉर्म्स भी अमेंड किए थे टू अलाउ 100% FDI इन ऑल स्पेस एंड स्पेस फ्लाइट सेगमेंट एक्सेप्ट 74% सीलिंग्स इन सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन एंड 49% इन लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, 100% पूरे में अलाउ हुए बट एक्सेप्ट दीज टू इशूज, यहाँ पे 74% अलाउ हुए, यहाँ पे 49% अलाउ हुए। ठीक है, बाकी मैंने आपके साथ पहले सेशन में सारे लॉन्च व्हीकल डिटेल में करवाए हुए हैं, कौन कितनी स्टेज का होता है कितनी नहीं। बाकी प्रीलिम्स के टाइम में इनको दोबारा कराऊंगा क्योंकि इन पे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। अब यहाँ पे यूरोप के काफी सारे डिफेंस स्टार्टअप्स हैं जो गवर्नमेंट के साथ टाई अप कर रहे हैं। क्यों? दो रीजन है। पहला, रशिया यूक्रेन वॉर, ये नहीं चाहते कि कल को जर्मनी फ्रांस की हमारे साथ भी इस तरीके का हो। और दूसरा, ट्रम्प का जो स्टैंड रहता है कि हमने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है पूरे यूरोप को प्रोटेक्ट करने की। ठीक है, नाटो में सारी फंडिंग हम ही देंगे क्या? 70% फंडिंग अकेला अमेरिका देता है यूरोप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ट्रम्प के आने की चांसेस और रशिया यूक्रेन वॉर, इन दोनों ने यूरोपियन कंट्रीज को कंपेल किया है कि हमें अपने डिफेंस की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। तो उसी में अब जो डिफेंस स्टार्टअप्स वगैरह हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं इन यूरोपियन रीजन। ओके, बाकी यहाँ पे इंटरनेशनल पीच पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे यही है कि मोदी जी एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कीव यूएस और रशिया के बीच में। क्योंकि इन्होंने एक बहुत सिंपल सी बात, जैसे पहले इन्होंने कहा था पुतिन को दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, इस तरह इन्होंने जेलेंस्की को भी यहाँ पे वही कहा है कि कोई भी चीज, कोई भी स्कोर आप बैटल फील्ड पे सेटल नहीं कर सकते, कोई भी इशू बैटल फील्ड पे सेटल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इनकी पॉइंट्स ऐसे होते हैं, ऑब्वियसली उनके खुद के तो होते नहीं है, कोई ना कोई उनके सलाहकारी देते हैं, ब्यूरोक्रेट्सी। ठीक है, बट ये इस तरह के पॉइंट्स आपको अपने आंसर में यूज करना चाहिए। दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर एंड नो इशू कैन बी सेटल्ड ऑन द बैटल फील्ड। नो पोजीशन एट यूएन, इंडिया की पोजीशन क्या रही है? इंडिया ने हमेशा एब्सेंट किया है फ्रॉम ऑल यूएन रेजोल्यूशन जिसने भी रशिया को क्रिटिसाइज करने की कोशिश की है। हम एब्सटेंड कर गए, ना फेवर में ना अगेंस्ट में। ठीक है, और हमने डिसोसिएट किया खुद को फ्रॉम एनी आउटकम डॉक्यूमेंट ऑफ स्विस पीस कॉन्फ्रेंस। स्विस पीस कॉन्फ्रेंस क्या थी? देखिए, वहां पे मीटिंग कराई गई थी लेकिन रशिया तो गया भी नहीं था कि पीस की बात की जाए। ठीक है, और इंडिया ने भी उसको एग्री नहीं किया।
India could still seize the strategic opportunity in ensuring that Russia attends the next peace summit. जो स्विस समिट होगा नेक्स्ट, कोशिश की जा रही है कि लोगों को उम्मीद है कि इंडिया शायद रशिया को टेबल पे ला सकता है, बट आई डोंट थिंक कि इंडिया लाना भी चाहता है. India's willingness to participate in the Ukraine reconstruction will be key to future cooperation, especially in the areas of infrastructure, technology and healthcare. But वो तो वॉर खत्म होगी, रुकेगी, उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन की बात आएगी. New Delhi has yet to approve exports of items like telecom towers, medical equipment, and construction and digging machinery that have been requested. तो यूक्रेन ने रिक्वेस्ट की है इन सब चीजों की, बट इंडिया डिलीवर नहीं कर रहा. ऑब्वियसली हम रशिया को एंटेगोनाइज नहीं करना चाहते, और यही सेम चीजें टेलीकॉम और ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स वगैरह हम रशिया को जरूर सेंड कर रहे हैं, और उसी को लेके यूएसए ने हमें वार्निंग दी थी. अभी 2 दिन पहले हमने न्यूज़पेपर में डिस्कस किया था कि आप सेकेंडरी सैंक्शन अप्लाई करेंगे हम इंडिया पे अगर आप इस तरह की चीजें रशिया को सेल कर रहे हो, क्योंकि वो उस चीज को वॉर में ही यूज कर रहा है अल्टीमेटली. पैसिफिक रीजन फेसिंग क्लाइमेट एनिहिलेशन. अब ये जो पैसिफिक कंट्रीज हैं, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, जो मैं आपको मैप बार बार दिखाता रहता हूँ, उसमें यूएन की चीफ का कहना है दैट दीज कंट्रीज आर फेसिंग annihilation from climate induced cyclones, ocean heat waves and rising sea level. Okay. UN estimates indicate that the world is not on track to achieve the 2015 Paris climate target, and the Pacific region contributes just 0.02% of global carbon emission. लेकिन सबसे ज्यादा क्लाइमेट की मार कौन झेल रहा है? यही कंट्रीज झेलेंगी. वॉर बैटर्ड गाजा फेसेस अपहिल अगेंस्ट द पोलियो. ये बात हम पिछले 2 सेशन में कर चुके हैं ऑलरेडी. यूएस वॉरशिप सेल थ्रू सेंसिटिव ताइवान स्ट्रेट. ठीक है, अब वो चाइना और ताइवान के भी ज्यादा गैप नहीं है, लेकिन उसके स्ट्रेट से यूएस की वॉरशिप गुजरती रहती है, और वो कहता है कि हम तो अपहोल्ड कर रहे हैं द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन. ठीक है, द ट्रांसिट ऑफ 180 किलोमीटर ताइवान स्ट्रेट कम्स एज द यूएस एंड इट्स allies, especially Philippines and Vietnam, they have increased crossings to reinforce its status as an international waterway. वो चाइना उसको भले ही कहता हो कि ताइवान स्ट्रेट हमारे इंटरनल वाटर्स हैं, बट नहीं, वर्ल्ड और स्पेशली यूएस बिलीव नहीं करता. वो कहता है नो, दिस इज इंटरनेशनल वाटर एंड वी हैव द फ्रीडम टू नेविगेट थ्रू इट. Okay, so that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.